नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। आपके रिक्वेस्ट के बाद हमने पॉलिटिकल साइंस ही लिया है। तो चलिए हम लोग संपूर्ण बातें को समझते हैं कि करने क्या वाले हैं। जितने भी मेरे 10th के विद्यार्थी हैं, सभी लोग सबसे पहले हृदय को बांधेंगे अपने आप को और ज़्यादा डरेंगे नहीं। जो चीज़ें कही जा रही है, बताई जा रही है, आप उस पर चलें और उसको फॉलो करें और नियम और रेगुलेशन को फॉलो करें। बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं ये। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू इस सीरीज में जुड़े हैं, यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज को अगर आप लगातार व्यू करेंगे, तो मेरा दावा है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सोशल साइंस में हो या साइंस में हो, क्योंकि मैं दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और सब्जेक्ट भी होगा तो मैं उसको भी लूँगा। ओके, तो 10th एग्ज़ाम 2023 बिना याद किए संपूर्ण सोशल साइंस को बाय बाय करेंगे हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर 1 है और आप हमें जानते ही हैं। तो मैं चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करता हूँ, सभी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। मैं बता देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस का ये पहला चैप्टर का है और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक लाइन से थ्योरी पढ़ने लगे, ये सब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बस उसको समझाऊंगा। एक बात आप समझिए कि मैं ये जो लाया हूँ, ये आप मेरा कंटेंट देखेंगे, आपको इसी में मज़ा आने मन होगा कि यहीं ले लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। मैं इसको नहीं देखने वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैं आपको याद नहीं करवाऊँगा, मैं आपको बस बताऊँगा। ओके, और कैसे करना है, लिखना है, ये बताऊंगा। करना आपको है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि याद मत करना है, लिखना और समझना है, बस दो ही काम करने हैं सभी विषयों में। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गृह युद्ध क्या है। गृह युद्ध क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं, अब आप लोग समझिएगा। अपना देश है भारत और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी बीजेपी भी है। अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की है, यानी भारतीय जनता पार्टी की है। एक पार्टी है आईएनसी, जिसे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। अभी इसी को रखते हैं रेफरेंस में, दो पार्टियां हैं। और दोनों पार्टी, जैसे मान लीजिए बीजेपी का शासन है तो सबसे बड़े ज़्यादा बेरोजगारी, ये हिंसा, हमेशा लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, मान लीजिए। और ये नेशनल कांग्रेस में लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जाता है, कि कहा जाता है कि सरकार ये गलत कर रही है, ये जो बताया जाता है, जब यही स्थिति, यानी विपक्षी पार्टी, जो टीवी में बैठ के आप लोग डिबेट देखते हैं, यानी सत्ता के विरोध वाली पार्टी अगर सबसे ज़्यादा हंगामा करने लगती है तो और देश में अशांति की माहौल हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। बात क्लियर है? मैं एक बार और समझाता हूँ। जब सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले लेता है सरकार के, तो उसे हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। यानी अपने देश में सत्ता वाली पार्टियों के बाद जो विपक्षी पार्टी है, उनके द्वारा ज़्यादा विरोध किए जाते हैं और अशांति का माहौल हो जाता है, देश स्थिर नहीं रह जाता है, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी के लिए युक्तिपूर्वक तथा एक नैतिक कारण दे। देखिए सत्ता की साझेदारी क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए अपना देश है, इसमें सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर एक ही धर्म के लोग अगर शासन करें तो कैसा होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने जाति को ज़्यादा या अपने धर्म को ज़्यादा विकास करेंगे, बल्कि दूसरे जातियों और धर्मों को नहीं करेंगे। यही बात है कि सत्ता में सभी व्यक्तियों को साझेदार बनाना चाहिए, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी को जोड़ना है, सभी को हिस्सा देना है। आप लोग सुने होंगे कि इस बार दलित को सीट मिला है चुनाव लड़ने के लिए, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो यही कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सत्ता में साझेदार बनाना, मतलब सरकार में उसे भी हिस्सा देना ताकि वो अपने जाति धर्म की रक्षा कर सके। क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा? जब सरकार में दलित और पिछड़े जातियों को भी सत्ता में आने के लिए उनको आरक्षण दिया जाता है, उनकी व्यवस्था की जाती है, तो इसे ही सत्ता में साझेदारी कहा जाता है, ताकि वो अपने जाति और समुदाय की रक्षा कर सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि सत्ता के साझेदारी के लिए एक युक्तिपूर्वक और नैतिक कारण दे। सबसे पहला नैतिक कारण यह है कि बहुसंस्कृतिवाद है, यहाँ पे बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो यही जरूरी है कि सभी धर्मों के लोग इसमें होने चाहिए। ओके, दूसरा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें लोग चुनाव कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ये बात है।
अब मैं आता हूँ, मैं अभी समझाया कि सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। मान लीजिए कि आपके पास जाति धर्म का ज़्यादा दिक्कत है आपके गांव में, आपके समाज में, जैसे वर्तमान में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, अगर ये बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं होगी, आपस में बहुत ज़्यादा टकराहट होगी, तो ये क्या हो जाएगी, विभाजन हो जाएगी। ये क्या कहेंगे, हम अब अलग रहेंगे, अब हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। जैसे घर में होता है, दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो जाता है। तो कहता है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कैसे, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पर्व त्योहार, मुसलमान अपना पर्व करते हैं और हम अपना पर्व करते हैं, तो ये एक प्रकार का विभिन्नता है, मतलब अलग अलग हैं, पर ये विभाजन का रूप नहीं है, तो फिर भी हम खुश रहते हैं। है कि नहीं है? इस पर ध्यान नहीं देना है, ये लिखा क्या है इस पर ध्यान नहीं देना, मैं नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसको समझो। हर अब विभिन्नता तो है, लेकिन ये सामाजिक विभाजन नहीं है, लोग शांति से रह रहे हैं। इसके बाद उनका क्षेत्र, जैसे अगर हिंदीवादी क्षेत्र है और कोई मैथिली बोल रहा है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी भाषाओं में बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है तो बात कर रहे हैं। और कोई भी धर्म है, लिंग है, और कोई भी चीज़ें हैं, तो इसके आधार पर हम लोग सामाजिक विभिन्नता देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, अलग अलग माहौल देखते हैं। इनके आधार पर हम लोग सामाजिक विभिन्नता देखते हैं, अलग अलग माहौल देखते हैं, पर सामाजिक विभाजन का रूप, मतलब ये आपस में बंटवारा नहीं होता है। बात समझ में आई? अब देखिए सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। यहाँ पर समझे, ये तो छोटी मोटी विभिन्नताएं हैं, छोटी मोटी अलग अलग चीज़ें करते हैं हम लोग, कपड़ा अलग अलग पहनते हैं, मुसलमान कुछ और कपड़ा पहनते हैं, हिंदू कुछ और पहनते हैं, मुसलमान में महिलाएं सिंदूर नहीं करती हैं, हिंदू में करती है, तो ये छोटी छोटी अंतर है, पर ये विभाजन नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कैसा माहौल होगा जिससे विभाजन होगा। जब सामाजिक अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि उनको यह महसूस होने लगे कि दूसरा समुदाय के हैं, तो और इससे सामाजिक विविधता पैदा हो जाता है। मतलब जब उनको अपरिस्थिति महसूस होती है कि अब मैं सेफ नहीं रहा, ज़्यादा अलग हूँ, ये मुझसे कुछ भी नहीं है, तब ये सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। यही लिखेंगे, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? बात समझ में आ रही है? चलिए, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। आपके देश में क्या व्यवस्था है कि कोई भी लोग कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी लोग कोई भी भाषा को अपना सकता है, कोई भी लोग किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। ये आपके देश में व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि आपका देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बात समझ में आ रही है? तो क्यों है? पहला कारण तो प्रावधान, पहला प्रावधान कि भारत का संविधान, जो भारत में क्या है, संविधान है, वो कहता है कि कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? आप कहेंगे कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन भारत में क्या है, सभी धर्म के लोग रहते हैं, भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रावधान है, तो क्या कहेंगे कि भारत में किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। पहला प्रमाण तो ये हो गया। दूसरा, हर नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने धर्म को अंगीकार कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। कई लोग ईसाई बन गए, कई लोग मुसलमान बन गए, कोई मुसलमान हिंदू बन गए, कई बौद्ध सिख बन गए, कई बौद्ध हिंदू बन गए, कई हिंदू बौद्ध बन गए। तो ये काम कर सकते हैं आप। लिख लेंगे कि नहीं इसके बारे में? जितना बोल रहा हूँ उतना ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जरा ध्यान से समझिए। वर्ण व्यवस्था, क्वेश्चन को याद रखना है और हम जो बोले हैं उसको याद रखना है, बस इतना ही करना है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है इसको समझाता हूँ। पुरानी व्यवस्थाओं में, प्राचीन वेदों में वर्ण व्यवस्था बनाया गया कि जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही काम करेगा। जैसे यादव को काम दिया गया था कि ये दूध का उत्पादन करेगा। क्या करेगा? दूध का उत्पादन करेगा। मैं समझाता हूँ, थोड़ा और समझाता हूँ। इसके बाद तेली, ये तेल का उत्पादन करेगा, सुने हैं। इसके बाद क्या है? कोयरी, ये क्या करेंगे? सब्जी का उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया था, जातियों को बांटा गया था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था क्या है कि 4 श्रेणी बनाया पुराने में। एक को बनाया ब्राह्मण, बात समझ में आ रही है। दूसरे को बनाया क्षत्रिय, और तीसरे को बनाया वैश्य, और चौथे को बनाया शूद्र। सबसे निचले जाति का कौन था? शूद्र, जिसमें चमार, डोम
आदि आदि लोग रह जाते हैं। इसके बाद शूद्र है, शूद्र में कौन आ जाते हैं? यदि वैश्य है, वैश्य में कौन आ जाते हैं? बीच वाले लोग, जैसे तेली, यादव, कुंवर, ये सब कौन है? वैश्य है। और ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय में कौन आ जाते हैं? राजपूत। और ब्राह्मण में कौन आते हैं? झा, बभना सब। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं बताता हूँ ब्राह्मण का क्या काम था। बताइए ब्राह्मण का क्या काम था, याद है किसी को? चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ब्राह्मण का क्या काम था? तो ब्राह्मण का क्या काम था कि वो लोग क्या करते थे? पूजा पाठ करवाते थे। क्षत्रियों का क्या काम था? कि वो लोग लड़ाई करते थे, राजगद्दी संभालते। वैश्य का क्या काम था? ये लोग व्यापारी करते थे। और शूद्र का क्या काम करता? ये छोटे मोटे काम करते थे, पानी पिलाते थे, घर आंगन साफ करते थे। बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वर्ण व्यवस्था। क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ूं। अब यहाँ पर क्या है कि सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कलर में ले लेता हूँ अच्छा वाला। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझ, सत्ता की साझेदारी क्या है? मैं बताया था कि सत्ता की साझेदारी एक नीति है, एक कानून है, जिसके अनुसार समाज के सभी समूहों को सत्ता में अस्थायी भाग प्रदान किया जाता है। ठीक है, जातीय तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं को सामाजिक झगड़े सुलझाने के लिए, आपस में धर्म की रक्षा करने के लिए, समान हित की सुरक्षा करने के लिए उन्हें दिया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसको समझो। अपना देश में क्या है? अपना देश कौन सा है? भारत। भारत में 3 प्रकार के काम किए जाते हैं। एक तो कानून बनाने का काम है, जिसका काम है कौन, किसका है? विधायिका का। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका ये काम काज देखती है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट वगैरह सब, ये सब क्या है? न्यायपालिका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? हम लोग जब देखते हैं तो क्या क्या है? भारत सरकार है। सबसे सबसे बड़ी सरकार कौन है? पीएम वाला, है ना? सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? पीएम वाला, है ना? इसके बाद इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय सरकार कहते हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है? सीएम वाला। पीएम के बाद सीएम, और सीएम के बाद मुखिया जी। कौन? मुखिया जी। बात समझ में आया? ये सरकार के ढांचा हैं, इस तरीके से सरकार बनाए जाते हैं। तो बात समझ में आई? जितना याद हो उसी को फॉलो करना है। बात समझ में आई हो तो एक बार और वीडियो देख लेना, अपने दोस्तों में शेयर करके बताना सर आ गए हैं, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे और मज़ा करना है, इन्जॉय करना है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, अभी बहुत टाइम है। मैं सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा बिना याद किए, आपको बिना याद करवाए आपको सारी चीज़ें करवा दूंगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना और सबको बता देना कि बिना याद करे यहाँ से हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करते हैं। चलिए, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।